दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे देश भर के राज्यों में बीजेपी के सत्ता विस्तार की। अगर एन बीरेन सिंह जातीय हिंसा की आग में जलते मणिपुर को संभालने में नाकामी के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर नहीं हुए होते तो दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार की ताजपोशी के साथ ही बीजेपी और उसकी अगुवाई वाले एनडीए ने देश की सत्ता राजनीति में अपने वर्चस्व का अपना ही कीर्तिमान और बेहतर कर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया होता। तब देश के 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए का शासन होता। इससे पहले 2018 में एनडीए का देश के कुल 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन था। एन वीरेन सिंह के इस्तीफे के बावजूद एनडीए शासित राज्यों की संख्या 20 है। 15 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में तो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं। शेष में एनडीए की घटक दलों की या गठबंधन की सरकार है। वैसे बीजेपी विधायक दल में नए नेता के नाम पर सहमति न बन पाने के चलते ही मणिपुर में विधानसभा निलंबित कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, यानी नई सरकार बनने का विकल्प खुला हुआ है। बेशक 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता की वापसी का जश्न बीजेपी के लिए नए सत्ता कीर्तिमान के साथ और भी खास बन जाता। लेकिन 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार होना भी वर्तमान राजनीति में कम बड़ी उपलब्धि नहीं। इसका अर्थ यह भी है कि इस बीच आए राजनीतिक उतार चढ़ाव तथा पिछले साल लोकसभा चुनाव में लगे झटके से बीजेपी उभर चुकी है। दरअसल राज्यों की राजनीति की दृष्टि से 2019 के बाद का समय बीजेपी और एनडीए के लिए उतार चढ़ाव वाला रहा। उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र में पुराने मित्र शिवसेना से मुख्यमंत्री पद को लेकर हुई तकरार से रास्ते अलग होकर सत्ता हाथ से निकल गई। तो बाद में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पाला बदलकर आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन में चले गए। हाँ, 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। ये चुनाव 2023 के आखिर में हुए थे। बेशक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र और बिहार दोनों में अपने समीकरण दुरुस्त कर लिए। महाराष्ट्र में शिवसेना में दल बदल के जरिए सत्ता में वापसी कर ली, तो बिहार में भी नीतीश कुमार अचानक पाला बदलकर फिर एनडीए में आ गए। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में झटके से बीजेपी नहीं बच सकी। बिहार में तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर महाराष्ट्र के साथ ही उत्तर प्रदेश में जबरदस्त झटका लगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने नाराज दोस्तों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लोकसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में न ले आए होते तो सत्ता की हैट्रिक का सपना अधूरा रह जाता, क्योंकि अपने दम पर तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पाने में चूक ही गई थी। बीजेपी के ग्राफ में सबसे बड़ा उछाल लोकसभा चुनाव के बाद से ही आया है। हरियाणा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के बावजूद बीजेपी लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें हार गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सत्ता की हैट्रिक की। महाराष्ट्र में तो और भी कमाल हो गया। लोकसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया की भारी बढ़त के बावजूद विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी अगुवाई वाली महायुति ने एक तरफा जीत हासिल की। और अब दिल्ली में खुद को अजय समझने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर बीजेपी ने साफ राजनीतिक संदेश दे दिया है कि उसे रोक पाना
खासकर विभाजित विपक्ष के लिए तो नामुमकिन है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तो ज्यादातर राजनीतिक पंडित दिल्ली में मुकाबला ही नहीं मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसी चुनावी बिसात बिछाई कि आपसे यानी आम आदमी पार्टी से 40 सीटें छीनकर बहुमत से भी ज्यादा 12 सीटें ज्यादा 48 तक जा पहुंची। बेशक 21वीं शताब्दी में पहली बार देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन इस जीत का एक और बड़ा राजनीतिक फलितार्थ भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम बहुमत से वंचित कर देने वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया बिखराव के कगार पर पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ी कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले ताल ठोकी, तो इंडिया गठबंधन के तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे घटक दलों ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। ऐसे में इंडिया गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं रह गया है। इसी साल बिहार में चुनाव हैं विधानसभा के, वहां आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनातनी के संकेत मिल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण होंगे अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव। इंडिया गठबंधन में होते हुए भी तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा, तो विधानसभा चुनाव भी अकेले ही लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस खुद भले ही लगातार तीसरी बार खाता खोलने में नाकाम रही, पर उसने आम आदमी पार्टी की सत्ता से बेदखली में निर्णायक भूमिका निभाई। इससे कांग्रेस ही नहीं बीजेपी भी उत्साहित है। अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ने के फैसले पर अडिग रहती है, तो बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट का गठबंधन चुनाव मैदान में मौजूदगी दर्ज कराकर बीजेपी के लिए मददगार हो सकता है। बार बार हुंकार भरने के बावजूद बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बनने तक ही पहुंच पाई है। सत्ता अभी भी बहुत दूर नजर आती है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम बताते हैं कि समीकरण बदलने में देर नहीं लगती। फिर लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर ही चुनाव नहीं लड़ रही, उसने स्थानीय नेतृत्व को भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए स्थानीय मुद्दों को धार देने का जो प्रयोग किया है, वह महाराष्ट्र से दिल्ली तक वांछित परिणाम देने वाला साबित हुआ है। बीजेपी और आरएसएस के बीच असहज संबंधों की चर्चाओं पर भी विराम लग गया है। आरएसएस और बीजेपी दोनों चुनाव प्रबंधन में बेहतर समन्वय से काम करते हुए लक्ष्य प्राप्ति में भी सफल दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जोर शोर से उठाए गए संविधान और आरक्षण को खतरे के मुद्दों पर कांग्रेस से इतर यानी कांग्रेस के अलावा विपक्षी दलों की शिथिलता और इंडिया गठबंधन में बढ़ता टकराव भी बीजेपी के लिए अनुकूल साबित हो रहा है। लगता है कि बीजेपी ने 2018 के अपने सत्ता वर्चस्व के साथ साथ आत्मविश्वास भी वापस पा लिया है। यह विपक्ष के लिए शुभ संकेत तो हरगिज नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देश के बदलते राजनीतिक मिजाज पर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।